मुझे बताओ ये वाली जो शेडेड रीजन बना है ये टाइप 1 का बन रहा है या टाइप 2 का? मैम किस शेडेड रीजन की बात कर रही हैं? एक मिनट, ये हमने बनाया था अभी y = x दी थी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। दूसरी इंफॉर्मेशन उसने बताई है कि x की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू 1 पे वर्टिकल लाइन बन गई। तो और उसने बताया था कि ये x एक्सिस के अबाउट xy प्लेन में ये बाउंड हो रहा है, तो कौन सा रीजन बना है? ये रीजन बना है इतना। ये x की वैल्यू यहाँ 1 पे, y की वैल्यू 1 पे इंटरसेक्ट करेगा। अब मुझे बताओ कि ये टाइप 1 में जाएगा या टाइप 2 में जाएगा? मैम राइट और लेफ्ट कर्व में जाएगा, वैसे दैट्स टाइप 1। राइट राइट और लेफ्ट और लेफ्ट कर्व। राइट कर्व के केस में कौन सी वाली लाइन है? x की वैल्यू 1। यस मैम। और लेफ्ट मैम उसमें कर्व लाइन कंसीडर की जाएगी, x = y। और जो y की लिमिट्स हैं वो क्या बनेगी? मैम 0 to 1 y की लिमिट होगी और तो x अब तो 0 to ये क्वेश्चन जो था ना ये वाला, ये एट अ टाइम आप उस पे ये वाली भी लगा सकते हो, लेफ्ट राइट वाली भी जो अभी वास्ते ने बताई है वो भी ठीक है। और अगर आप इसको एज अपर कर्व लोअर कर्व कंसीडर करते हो, तो अगर आपको कैलकुलस वाला, इसलिए मैं कह रही हूँ वो चीज रिकॉल करोगे तो कुछ डायग्राम इस तरह की थी कि आप उसको फर्स्ट वाले में भी क्राइटेरिया में कंसीडर कर सकते थे, सेकंड वाले में भी। तो अब अगर इसको आप एज अ राइट और लेफ्ट कंसीडर करते हो, तो एज अ राइट और लेफ्ट के केस में आपको क्या करना पड़ेगा? एज अ राइट और लेफ्ट के केस में पहले x की लिमिट लगेगी, x की लिमिट इन टर्म ऑफ y जब लगेगी तो लोअर लिमिट बनेगी राइट कर्व, सॉरी लेफ्ट कर्व। लेफ्ट कर्व क्या है? x = y, सो x की लिमिट लग गई y। एंड राइट कर्व क्या है? x = 1, तो x = 1 अपर लिमिट बन गई। यहाँ पे वही है जो क्वेश्चन में z दिया हुआ है वो आएगा, और पहले विद रिस्पेक्ट टू x करोगे कैलकुलेट, और उसके बाद y की लिमिट डालोगी, y की लिमिट बन गई 0 to 1, और फिर करोगे बाद में इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y। लेकिन अगर हो सकता है कि उसी क्वेश्चन को स्टूडेंट को ये लगे कि ये अपर कर्व है और x की ये x एक्सिस इसका लोअर कर्व है और x की वैल्यू 0 to 1 ऐसा हम क्या कर सकते हैं? कांस्टेंट वैल्यू रख सकते हैं, तो वो भी ऑप्शन ठीक है। इस वाले में देख लेते हैं उसने किस तरह से किया हुआ है। उसने इसको लिया होगा एज अपर कर्व लोअर कर्व, देख लें उसने इसको एज अपर कर्व ये कंसीडर किया, लोअर कर्व ये कंसीडर किया, और x की लिमिट लगा दी एज अ कांस्टेंट 0 to 1। तो लोअर कर्व जो है वो x एक्सिस है, तो लोअर कर्व x एक्सिस की इक्वेशन होती है y = 0, अपर कर्व है y = x। तो उसने लगा दी पहले लिमिट y की कि y = 0 to x, एंड उसके बाद किसकी लिमिट लगाई है? x। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको इस चीज पे कमांड आ जाएगी कि कुछ ऑप्शंस इस तरह के हैं जिसपे आप दोनों वाली सिचुएशन लगा सकते हो। तो दोनों वाली के केस में ही आप सॉल्व करके देखोगे, जैसे इसमें क्वेश्चन होना है। तो अब आपका होमवर्क ये है, आपने ये खुद से प्रैक्टिस करनी है कि जो वास्ते ने बताई थी कि मैम ये आपका अब हमारा लेफ्ट और राइट बनता है, इस वाले को जब आप इंटीग्रेट करोगे ना ये वाली लिमिट्स लगा के, तब भी आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, अनलेस कि आप कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दो, अदरवाइज आंसर सेम ही आना चाहिए। अभी नेक्स्ट वाली देखो जरा, नेक्स्ट वाले केस में क्या है? ये z उसने बताया हुआ इसको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे भी उसने वर्डिंग में बता दिया कि एक्स वाई प्लेन में बाउंड हो रहा है बाय एक्स एक्सिस, दूसरी क्या है लाइन y = x, और लाइन कौन सी है? x = 1। तो अब जो इसका बाउंड्री रीजन है वो यही वाली दोबारा से नहीं बन रहा। कौन सी लाइन है? x की वैल्यू x एक्सिस के थ्रू, दूसरा y = x है, और तीसरा क्या है? लाइन x = 1। ये भी वही लाइन है, यही तीनों के थ्रू जो प्रीवियस क्वेश्चन में था वो भी वही सेम चीज इसमें आई है। वही जब सेम चीज इसमें आई है तो लिमिट्स के लिए चाहिए था पहले, बस ये चेंज है। इस वाले में sin x/x है, तो लिमिट अब आपने लगानी है। इधर अगर आपको ये अपर लोअर वाला केस लगता है तो आप अपर लोअर वाली लगा लो, अगर आपको देखने से लगता है कि ये लेफ्ट और राइट वाला केस है तो आप राइट और लेफ्ट लगा लो, और उसके अकॉर्डिंग लिमिट लगा के इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ठीक है, मैम sin x/x तो 1 आ जाएगा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स। sin x/x क्या आ जाएगा? 1 क्यों आएगा?
तो एक रूल था ना कि sin x over लिमिट का x। रूल था, हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं। वो लिमिट का रूल था, लिमिट का रूल था कि sin x ओवर x yes बेसिकली left इतना approach सा is था zero। कि sin थीटा ओवर थीटा और थीटा की लिमिट जीरो को अगर अप्रोच कर रही है तो वो लिमिट क्या होगी, जीरो। ये था रिजल्ट जो मैट्रिक में भी वो सॉरी एफएससी में भी पढ़ा था सेकंड ईयर में, और फिर आपका कैलकुलस का चैप्टर 2 में आया था ये रिजल्ट। अगर थीटा की लिमिट सॉरी जीरो को अप्रोच करी है तो ये जो sin थीटा और थीटा वो 1 होता है, इंटीग्रेशन नहीं थी। ठीक है, yes ओके जी, यही लास्ट स्लाइड थी। अब हम एक्सरसाइज पे चले जाएं। समझ आ गया सबको या नहीं आया? मैम एग्जाम्पल 5 एक बात बता दें अगर कौन सी? हो सके। एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल 5 कौन सी है? एग्जाम्पल 5 लेक्चर में से कोई पूछ रहे हो? यस मैम। इधर तो नहीं आई हुई एग्जाम्पल 5। यहाँ मैम 5.1 पार्ट ए में थी मैम। हाँ, पार्ट ए में थी मैम। 15.1 में है एग्जाम्पल 5 ये वाली। जी मैम यही बात। अच्छा जी, अब उसने क्या किया है, उसने यहाँ पे आपको ये बताया है कि आपने इसकी डबल इंटीग्रेशन करनी है। सिंपली पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लो या विद रिस्पेक्ट टू वाई कर लो, टोटली अप टू यू कि आपने कैसे करना है। उसने यहाँ पे आपको ये बताया था कि इस फंक्शन का, क्योंकि फंक्शन 2 वेरिएबल्स में तो डेरिवेटिव नहीं होगा टोटल, बल्कि पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। उसने बताया कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव ये बनता है, इसलिए इस फंक्शन की इंटीग्रेशन ये फंक्शन आ जाएगा। तो उसने ये चीज आपको अप्लाई की। आप आपकी चॉइस है, आप ये चीज अप्लाई करना चाहते हो ये करो, या आप इस तरह से करो कि अपना खुद से जो इंटीग्रेशन के रूल थे वो वाले अप्लाई करो। ये वाले फंक्शन की अगर आपने करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा है, पहले तो हम भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेते हैं। इस वाले फंक्शन को जब आप ऊपर लेके जाओगे तो क्या बनेगा, 3x प्लस 4y की पावर न्यूमिनेटर में चला गया तो -1/2 हो गई। -1/2 की आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लेट्स से विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर आप लेने लगे हो तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब आप लोगे तो आपका y क्या है, एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो जाएगा। ठीक है, तो 3x प्लस 4y दिस वन इज अ कांस्टेंट। तो अब इसकी इंटीग्रेशन अगर आपके पास इस तरह से, अगर हम पिछला वाला रिकॉल करें, हमारे पास अगर ये चीज है लेट्स से 2x प्लस 1, क्योंकि प्लस 1 जो है वो कांस्टेंट है, वो कुछ भी हो सकता है, या लेट्स से चलो c रख लिया। ठीक है, अब c यहाँ पे कुछ भी है। अब इस फैक्टर की अगर इंटीग्रेशन है और टोटल पावर क्या है 1/2, क्या होगी इसकी इंटीग्रेशन, मुझे बताएं। मैम ये 2x प्लस c है ये ना? 2x प्लस c टोटल इसकी पावर इंटीग्रेशन हो जाएगी। -1/2। इस पे क्या होगा, इस पे ये रूल था आपके पास कि अगर फंक्शन है इफ f of x has power n, पावर रूल था इंटीग्रेशन का, साथ में आपके पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है f of x dx। पावर में एक ऐड हो जाता है और उसी से फिर डिवाइड कर देते हैं। इंटीग्रेशन करनी थी तो रूल ये था कि आपके पास क्या होगा, अगर फंक्शन है उसकी पावर n है, साथ में आपके पास उस फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो सिंपली आपकी पावर +1 ऐड हो जाएगा, तो f of n + 1 हो जाएगा, और टोटल पावर जो भी आपके पास बन रही होगी वो क्या आ जाएगी, डिनोमिनेटर में आ जाएगी, f of n + 1 ओवर n + 1 आ गया। एंड अगर इनडेफिनेट थी तो प्लस सी लगा देते थे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लिमिट्स दी हुई है तो हमारा सी नहीं लगेगा। सेम इसी केस में अब ये फंक्शन है, फंक्शन क्या हो गया 2x प्लस सी, इसका डेरिवेटिव अगर साथ पड़ा होगा तो हम इस पे पावर रूल लगा सकते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 आएगा ना, 2x प्लस सी का कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 हो गया, 2x का आएगा 2 एज अ कांस्टेंट बाहर, x का डेरिवेटिव 1 n प्लस सी 0। तो वही चीज आप इधर लगाओगे, यहाँ पे ये फंक्शन है 3x प्लस 4y, पावर ये एज अ कांस्टेंट पड़ा हुआ है, तो 3x प्लस c जब आप लगाओगे तो
इसका डेरिवेटिव बाहर होना चाहिए। डेरिवेटिव इसका क्या है 3, तो हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई भी करा देते हैं और 3 से डिवाइड भी करा देते हैं खुद से। अब अगले स्टेप में हम इसकी इंटीग्रेशन ले सकते हैं, क्या होगी इस पावर रूट के अकॉर्डिंग। अब डेरिवेटिव बाहर पड़ा हुआ है तो सिंपली क्या होगी, फंक्शन की पावर में एक ऐड हो जाएगा और जो टोटल पावर बनेगी, अब एडेड पावर क्या दे देगी आपको 3x प्लस 4y, टोटल पावर क्या हो गई 1/2 और डिनोमिनेटर में भी क्या आ गया 1/2, और जो डिनोमिनेटर में 1/2 है वो ऊपर जाके क्या बन जाएगा 2/3। इधर अगर 1/2 है तो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया उसका 2/3, 3x प्लस 4y और 1 2। और फिर अब इस पे क्या करना है, आपने लिमिट लगानी थी क्योंकि x के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन की है तो x की लिमिट लगेगी x की वैल्यू 0 to 3, तो 0 to 3 अपर लिमिट, 2/3 एज अ कांस्टेंट बाहर, अपर लिमिट x की जगह डाली तो यहाँ पे 3 into 3 9 हो गया, तो ये क्या बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 4y प्लस 9 माइनस जब x की जगह 0 डाला तो जस्ट 4y रह गया तो स्क्वायर रूट ऑफ 4y आ गया। इतना क्लियर है वलीद? यस मैम क्लियर हो गया। 1/3 किस Thank तरह you. हुआ, जरा एक बार दोबारा बताएंगे 1/3 कैसे? 1/3 इस तरह से आया है, ये रूल था कि फंक्शन है, फंक्शन की पावर n है और साथ में अगर फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है तो सिंपली हम क्या करते हैं कि पावर में एक ऐड कर देते हैं और टोटल पावर डिनोमिनेटर में आ जाती है। तो यहाँ पे इस वाले फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x करने लगे थे डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनना था, पार्शियल डेरिवेटिव 3 बनना था ना, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाता और y कांस्टेंट ट्रीट होना था, ये वैनिश हो जाना था डेरिवेटिव, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 3 बनना था, तो यहाँ पे 3 होना चाहिए। 3 लाने के लिए हमने क्या किया 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, इस फैक्टर को डिवाइड भी कर दिया, तो ये जो मल्टीप्लाई हुआ है वो इस फॉर्मूले की जगह इसका एज अ डेरिवेटिव पड़ा रहा और 1/3 क्या हुआ एज अ कांस्टेंट बाहर आ गया, और फिर आपने इस इतने फैक्टर पे रिजल्ट लगा दिया, फंक्शन की पावर -1/2 है, साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो फंक्शन की पावर में टोटल 1 ऐड होकर डिनोमिनेटर में भी आ गई वही पावर, तो जो डिनोमिनेटर वाली पावर थी वो ऊपर आके 2 बन गई, तो ये फैक्टर आ गया। अभी क्लियर है? यस मैम। अब जो भी आंसर आया हुआ ये आंसर आ गया है। अब इस वाले का क्या करोगे, इस फैक्टर पे भी y के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करोगे, इस वाले पे भी अगेन इसकी जब करने लगोगे अब 4 चाहिए होगा हमें एज अ डेरिवेटिव, तो 4 को आप खुद से मल्टीप्लाई कर लेना और डिवाइड भी करा देना और फिर उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना आगे, ठीक है, हो जाएगा। यस मैम। मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ इस चीज़ के बारे में। सॉरी बात हम लोग क्या बोल रहे हैं आप? मैं भी कंफ्यूजन स्टार्ट से क्लियर नहीं हुई कि स्टार्ट में हमने क्वेश्चन का पार्शियल डेरिवेटिव क्यों लिया और फर्दर आगे हम लोग इसको कैसे लेके जा रहे हैं, मैं अभी भी इसमें कंफ्यूज हूँ। ये वाली आप इस वाले जो उसने करके दिया आपको उस वाले से मत कंफ्यूज हो कि हमने क्यों लेना है, हम इस पैटर्न से करो ही ना, जो मैंने आपको बताया आप उस पैटर्न से करो। पैटर्न क्या था, जब आपने इंटीग्रेशन करनी है फंक्शन की पावर n है और साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा होना चाहिए, ये तब था जब एक ही वेरिएबल का फंक्शन था, तो तब फंक्शन आप टोटल डेरिवेटिव लेते थे। अब जब ये फंक्शन है 3x प्लस 4y, तो इसका जब आपने डेरिवेटिव लाना है यहाँ पे, तो ऑब्वियस बात है फंक्शन किसमें है 2 वेरिएबल्स में है ना, तो फंक्शन जब मोर देन 1 वेरिएबल था तो टोटल डेरिवेटिव नहीं लेते, हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, जिसके विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करने लगे हो उसी का डेरिवेटिव भी आएगा। किसके विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करने लगे हो, x के विद रिस्पेक्ट ना, यस तो x का ही पार्शियल डेरिवेटिव आएगा, विद रिस्पेक्ट टू x ही पार्शियल डेरिवेटिव होना चाहिए यहाँ पे इस रूल के अकॉर्डिंग, इसलिए हमने x का पार्शियल डेरिवेटिव लिया है यहाँ पे। ओके ठीक है, अभी हो गया क्लियर? यस मैम। ओके जी, अब चले जाएं दूसरे उस पे एक्सरसाइज पे। यस मैम। मैंने बंद कर दिया, बुक मैंने ऑलरेडी खोल के रखी हुई थी। ये 15.1 है। 15.1 के कुछ क्वेश्चन उसने ये जो 1 to 12 दिए हुए हैं, 1 to 12 उसने सिंपली लिमिट्स ही बताई हुई है, ऑलरेडी दी हुई है,
तो अब मैंने इस केस में आपको बताया था लेक्चर में कि जब उसने यहाँ पे नहीं शो किया कि कौन सी लिमिट x की है कौन सी y की है, कैसे पता चलेगा? अगर तो dx पहले लिखा हुआ है फैक्टर के साथ तो इट मीन फर्स्ट वाली लिमिट x की है और बाद वाली लिमिट y की है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 और 6 में डिफरेंस यही है कि इस वाले क्वेश्चन में पहले वाली लिमिट x की है और बाद वाली y की है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में पहले वाली y की लिमिट है और दूसरी वाली x की है। क्यों? क्योंकि उसने लिमिट के साथ इज इक्वल टू x या इज इक्वल टू y नहीं लगाया हुआ। तो उस केस में आपने ये देखना है कि dy पहले पड़ा हुआ है फैक्टर के साथ या dx, जो भी पहले पड़ा हुआ है फैक्टर के साथ वो ही फर्स्ट वाली लिमिट उसी की कंसीडर होगी। यहाँ दूसरा ऑप्शन ये है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 13 टू 20 वो आपको एज इनइक्वालिटी दे देगा। जब इनइक्वालिटी देगा इनइक्वालिटी केस में तो साफ पता चल रहा है कि x की वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन है और y की वैल्यू 0 और 2 के बिटवीन है और आपकी चॉइस है आइदर रिस्पेक्ट टू x कर लेकर आइदर विद रिस्पेक्ट टू y। अभी मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 1 टू 15 में से कोई है? ये प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, ये आपने खुद ही करने हैं। कोई अगर डिफिकल्टी है कि इसमें मैम ये नहीं पता चल रहा कैसे करेंगे? मैम हो जाएगा। मैम क्वेश्चन जो 6 है इसमें जो ये लिमिट लिखी हुई है 0 से 3 वाली, ये d ऑफ x की है? ये d ऑफ x की है और जो बाद में लिखी हुई है -2 to 0 वो y की है। इनसाइड वाली लिमिट y की है, आउटसाइड वाली लिमिट x की है, क्योंकि dx बाद में बाहर है और dy इनसाइड है। ठीक है, ठीक। ओके जी, नेक्स्ट देख लेते हैं पेज डाउन करके। ये वाले यहाँ तक क्वेश्चन उसने बताए हुए थे मैथमेटिकली डायरेक्ट लिख के, और 21 टू 28 तक क्वेश्चन उसने बताए हुए हैं वर्बली लिख के। लेकिन है वही चीज जो आपको क्या करनी है, ओवर रेक्टेंगुलर रीजन वॉल्यूम ही फाइंड आउट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 28 अगर हम पढ़ के देखें, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रीजन बाउंडेड अबव बाय द सरफेस व्हिच मींस z इक्वल टू 4 माइनस y स्क्वायर की आपको इंटीग्रेशन करनी है और लिमिट्स क्या लगेंगी, x की वैल्यू 0 टू 1 एंड y की वैल्यू 0 टू। मुश्किल है इसमें कुछ, या हो जाएंगे ये वाले क्वेश्चन? मैम ये 28 तक करने हैं। बीच बीच में से करके देख लेना। ठीक हो गया। ठीक है, होमवर्क में आपको वैसे सिलेक्टिव क्वेश्चन बता देती हूँ कि होमवर्क आपका कौन से वाला है इसका। ठीक है, चलो होमवर्क लिखो जरा इस वाले का जो आपने क्वेश्चन करके ग्रुप में मुझे भेज देना पिक्चर, इनबॉक्स इसकी नहीं करोगे। ठीक है, ग्रुप में भेजोगे ये क्वेश्चन सॉल्व करके 21। क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 23 कर लें एंड 27। 3 इस वाले के होंगे और आगे से भी 1-2 क्वेश्चन, टोटल 4 या 5 ही दूंगी। ठीक है, मैम ये आपने लास्ट बात की थी समझ नहीं। हाँ जी, सिर्फ 3 है ना मैम? अभी मैम सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं। इस वाले के होमवर्क एज अ होमवर्क दे रही हूँ कि ये आप पेपर पेज पे करके एज अ प्रैक्टिस फौरन से मुझे भेज देना पिक्चर्स लेके। ठीक है, ठीक सही हो गया। ठीक इस वाले में से ये 3 दिए हैं, आगे आ जाओ जरा 15.2। अब जब आप देख लो कि क्वेश्चन नंबर 1 to 8 उसने कहा है कि स्केच द डिस्क्राइब्ड रीजन इन द, ये एक मिनट ये छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 1 to 8 छोड़ दो। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 to 18 आपने करने हैं आप। ठीक है, 9 to 18 में ये वाले क्वेश्चन जरा ये डायग्राम के थ्रू, उसने डायग्राम ऑलरेडी बना के दी हुई है। डायग्राम से देख के आपको क्या करना है, उसने ये बताया कि इंटीग्रल क्या है, डीए। सिंपल डीए का मतलब ये है कि यहाँ पे वो जो जी फंक्शन दिया हुआ था यहाँ पे 1 है। 1 की इंटीग्रेशन अगर आप पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने लगोगे तो वो एक्स आ जाएगी, और अगर आप इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई करने लगोगे तो वाई हो जाएगी। क्लियर? या करके बता दूं एक क्वेश्चन? मैं क्वेश्चन करके बता दें क्योंकि मुझे ओके श्योर। मुझे बताओ ये 9, 10, 11, 12 कौन से वाला करके बताऊं? 11 1।
ओके जी 11 कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ना तो उसने x की वैल्यू बताई है, ना ही उसने y की वैल्यू एज अ कांस्टेंट बताई हुई है। कैसे पता चलेगा? दो कर्व्स हैं, जब लिमिट नहीं बताई होती ना कि ये जो ये पॉइंट है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये कहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। हम चले जाते हैं, फंक्शन क्या है 3x है और दूसरा क्या है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। न्यू शेयर पे चले जाते हैं, बोर्ड निकाल के। The first one was y equal to 3x और दूसरा क्या था x स्क्वायर। यस मैम। अच्छा एक मिनट, मैं ये है 3x और दूसरा वाला है x स्क्वायर। x स्क्वायर ही था ना। यस मैम। अब हमें ये नहीं पता कि ये दोनों कट कहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। किस तरह से करते होते थे अगर आपको याद हो? x मैम स्क्वायर इक्वेट कर देंगे दोनों को। दोनों इक्वेशन का ये अब वो पॉइंट है जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो दोनों पे लाई करेगा। जब दोनों पे लाई करेगा ना, तो उस केस में हमें क्या करना होता था, साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x। 3x। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, 3x इधर ले आओ साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए। x स्क्वायर माइनस 3x उस साइड क्या आ गया 0। मैम डिवाइड नहीं कर देते x से दोनों साइड्स को? कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते आप वेरिएबल x जब अननोन है। कांस्टेंट क्वांटिटी के थ्रू, जैसे अगर 3 है तो 3 से आप मैनेज करना चाहते हो तो डिवाइड कर सकते हो। तो x वेरिएबल है, x का आपको आइडिया नहीं है कि x क्या चीज है। वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, कुछ भी हो सकता है। जब कुछ भी हो सकता है तो 0 से डिविजिबिलिटी डिफाइंड नहीं है। किसी भी नंबर को ओके आप 0 से डिफाइन करोगे तो इंफिनिटी आ जाएगी, इसलिए हम वेरिएबल को कभी भी नहीं डिवाइड करते होते। तो ओके। दोनों में से x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x इंटू एक्स माइनस 3। दो वैल्यूज आ रही हैं, कौन कौन सी? पॉइंट x की वैल्यू 0 एंड द अदर वन इज 3। यही है ना, इसको आइदर x वैल्यू 0, इट मीन ये 0 है जहाँ पे ओरिजिन पे एक तो दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। दूसरा वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है, 3। मैम लेकिन अभी भी तो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ना x को। कहाँ? अभी उस साइड पे जब लेके जाते तो हम लोग x को ही डिवाइड कर जाते दोनों साइड से। कब किया है? इस साइड लेके आके आपने- माइनस किया, माइनस लेके आपने x को कॉमन ले लिया। तो यस। यहाँ से जब आपके पास यहाँ पे ये रिजल्ट अप्लाई किया है कि इफ a इंटू बी इक्वल टू 0, अगर टू अननोन क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब ये होता है कि आइदर a इक्वल टू 0, आइदर b इज इक्वल टू 0 और बोथ आर 0। मतलब क्या है इस बात का कि अगर टू क्वांटिटीज हैं, अभी कोई दो नंबर अपने माइंड में सोचो और वो दो नंबर इस तरह के हैं जिनका प्रोडक्ट 0 बन रहा है, तो यही पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि उनमें से 0 कब बनेगा, या तो दोनों में से कोई एक 0 हो या दोनों 0 हो। ऐसे तो नहीं हो ठीक है सकता मैम कि समझ दोनों आ गया। नॉन जीरो है तब भी प्रोडक्ट 0 आ जाए। कभी ऐसा पॉसिबल है? सोच के देखो, कोई दो ऐसे नंबर नॉन जीरो सोचो और उनका प्रोडक्ट 0 बन सकता है? कभी भी नहीं बनेगा। नो। यहाँ ये ठीक है समझ आ रिजल्ट गया। कि अगर x एंड x माइनस 3 का प्रोडक्ट 0 है तो इट मीन आइदर x 0 होगा या x माइनस 3 0 होगा। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 गिव्स यू 3। क्लियर? यस मैम। यस मैम। अब मुझे बताओ कि अब ये रीजन शेडेड बना है, हमने उसने ये कहा था कि इंटीग्रेशन किसकी करनी है आपको, डीए की। अब यहाँ पे उसने वो जो जी फंक्शन क्वेश्चंस में दिया हुआ होता था वो नहीं दिया। इसका मतलब है यहाँ पे क्या है, 1 पड़ा हुआ है। 1 की काम आसान हो गया। अब मुझे बताओ इंटीग्रेशन आपने लिमिट की लगानी है, लिमिट्स लगानी है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। अब मुझे बताओ ये कौन से वाली टाइप है, फर्स्ट वाली है या सेकंड वाली है? फर्स्ट वाली फर्स्ट वाली वर्टिकल। है, x की वैल्यू 0 to 3 आपको मिल चुकी है। ये आपका अपर कर्व है और ये आपका लोअर कर्व है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना पड़ेगा। y इंटीग्रेट के केस में ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ऊपर क्या चीज आ गया, y इज इक्वल टू 3x, और उसके बाद आप किसके विद रिस्पेक्ट करोगे,
x के विद रिस्पेक्ट, और x की लिमिट क्या लगेगी, x की वैल्यू 0 to 3। तो इसलिए अब विद रिस्पेक्ट टू y लिखने लगे, तो dA को हम किस तरह से लिख लेते हैं, dy dx लिख लेते होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगी, y y एक मिनट y होगी, और y पे अब आपने क्या करना है, लिमिट लगानी है। अपर लिमिट इज 3x एंड लोअर लिमिट इज x स्क्वायर। और बाहर क्या पड़ी हुई है, इंटीग्रेशन x की पड़ी हुई है 0 से, एक मिनट, 0 से 3। करना क्या है, अब x की इंटीग्रेशन करने से पहले आपको y की लिमिट अप्लाई करनी है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो फैक्टर क्या बन जाएगा, 3x माइनस x स्क्वायर dx, और बाहर वाली इंटीग्रेशन। अब अगला काम क्या है, अगला अब आपको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करके x की लिमिट डाल देनी है, आगे तो हो जाएगा ना। यस मैम। ठीक है, क्लियर है सबको, यहाँ भी कोई कंफ्यूजन है, क्लियर है। क्लियर है। वापस चले जाएं एक्सरसाइज पे। ओके जी, जी मैम। क्वेश्चन नंबर 9 to 12 में और इवन बल्कि 9 to 18 में उसने यही कहा है कि डबल इंटीग्रेशन है डीए की। एक तो यहाँ से ये बात याद रखनी है कि डीए अकेला दिया है, इसका मतलब है यहाँ पे जी की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी कंसीडर। ठीक है, उसके बाद क्या चीज है, आपको क्या करना है, 9 to 12 वाले क्वेश्चंस भी और 9 to 18 ये सारे क्वेश्चंस बाउंडेड बाय। अब पहले 4 उसने डायग्राम बना के दे दी है, और ये 13 to 18 वाले में क्या करना है आपने, 13 to 18 वाले में खुद से डायग्राम बनानी है, खुद से ग्राफ बनाना है। तो ये वही वाले ग्राफ हैं, y इक्वल टू स्क्वायर रूट x। स्क्वायर रूट x का ग्राफ कैसा बनता है, हाफ क्यूब कैलकुलस वाला। x इज इक्वल टू 9 कैसा बनेगा, वर्टिकल लाइन एट 9। x इज इक्वल टू 10x और y इज इक्वल टू 1। ये खुद से बनाने हैं ग्राफ, बना के शेडेड रीजन आपको बनाना है। शेडेड रीजन बनाने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, खुद जब बन जाएगा शेडेड रीजन फिर लिमिट आपने अप्लाई करनी है। ठीक है, अब प्रैक्टिस के लिए देती हूँ क्वेश्चन, कौन से वाला करोगे, चलो एक एक मैम एक मिनट, ये क्लैरिफाई कर दूं, ये इसके अंदर सिर्फ ग्राफ बनाना है और सिंपलीफाई भी करनी है या सिर्फ ग्राफ बनाना है? ग्राफ बनाओगे फिर क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना। क्वेश्चन की स्टेटमेंट Okay. देखो क्या है, ऊपर दी हुई है स्टेटमेंट, इन एक्सरसाइज 9 to 18 राइट द इंटीग्रल फॉर द डिस्क्राइब्ड रीजन आर यूजिंग द वर्टिकल क्रॉस सेक्शन और हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन। मतलब वर्टिकल वाला कौन सा वाला बनता है, जब आपका फर्स्ट वाला केस है, और जो दूसरा वाला केस है वो वाला हॉरिजॉन्टल बनता है, क्योंकि y की वैल्यू अगर कांस्टेंट में है तो वो हॉरिजॉन्टली गिवन होती है, और अगर x की वैल्यूज कांस्टेंट है तो वो वर्टिकली गिवन होती है। तो वो ये कह रहा है कि सिंपली आपको फार्मूला लिख के देना है, जो मैंने अभी व्हाइट बोर्ड पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है, आपने वो नहीं करना, सिंपली लिमिट्स लगानी है। तो ये क्वेश्चन मैं पेपर में भी दे सकती हूँ, क्या करना है, बस फार्मूला लिखना है। इंटीग्रेशन होगी, इंटीग्रेशन की आपको लिमिट बतानी पड़ेगी। अब बात ये कि आप कैनवस पे टाइप कैसे करोगे, अगर आपको वहां पे जाके मैथ इक्वेशन में टाइप करना मुश्किल लगता है तो सिंपली आप वर्डिंग में लिख दो कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने y के विद रिस्पेक्ट करनी है इंटीग्रेशन, फर्स्ट इंटीग्रेट लिख दो, वर्डिंग में भी लिख दो तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी। बात कन्वे होनी चाहिए, फर्स्ट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y, अपर लिमिट लिख के इक्वल टू जो फंक्शन बन रहा है वो लिख दो, लोअर लिमिट लिख के वो फंक्शन लिख दो। उसके बाद अब सोचो कि अगर आपको लगे कि ये भी e की पावर माइनस एक्स टाइप करना मुश्किल है तो लिख दो e एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट अगर पावर में नहीं बनता तो वो जो हम यहाँ पे ये यूज करते होते हैं टाइप का बटन, ये जो 6 आपके कीबोर्ड के ऊपर 6 के ऊपर कैप वाला बटन है, तो कैप वाला बटन हमेशा एज अ पावर शो कराने के लिए होता है, तो वो कर लिया करो। तो ये लेम एक्सक्यूजेस नहीं देने अब आप लोगों ने कि 2 कोर्सेज हो चुके हैं कि मैम अब टाइप करना मुश्किल है हमारे लिए। तो जैसे भी आपने बात कन्वे करानी है अपनी, ठीक है। अब प्रैक्टिस किसकी करोगे, क्वेश्चन नंबर 15 की, ठीक है, होमवर्क ऐसा जो दे रही हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन से वाला करोगे, चलो सारी एक्सरसाइज नहीं देती, आप लोगों ने फिर कहना है कि बहुत ज्यादा हो गया। अप टू 28 तक ही करने हैं क्वेश्चंस बीच बीच में से, ठीक है, उससे आगे मैं नहीं दूंगी पेपर में या क्विज में आप लोगों के। तो अप टू 28 तक की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। अप टू 28 में से अगर कोई नहीं पता चलता तो मुझे बताना,
मैं अभी आपको एज अ होमवर्क जो आपको दे रही हूँ 28 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 15 दो इसके 3 उसके एज अ होमवर्क 5 क्वेश्चन है जो आप पेज पे करोगे करके मुझे भेजोगे, ठीक है? ओके मैम 15 और 28 और दूसरा कौन सा? क्वेश्चन नंबर 15 एंड 28 और पिछले वाले के भी 3 क्वेश्चन बता चुकी हूँ मैं। वो पता है मैम। ये वाले तीनों 4 के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 25, 26, 27, 28। ये आपने अभी मुझे सबमिट नहीं करना, इनमें से एक ही करना है, लेकिन बेटर है कि क्विज प्रिपेयर करते हुए ये चारों पर करके देख लेना, ठीक है? ओके ओके जी, और कुछ है कंफ्यूजन? इतना ही था, हमारा टॉपिक एंड हो गया। अब हमारा है क्या रह गया? 2 टोटल आपकी असाइनमेंट्स हैं, टोटल 8 असेसमेंट करनी थी हमने। उसमें से हुआ क्या है, 4 आपके क्विज हो गए और 2 आपकी असाइनमेंट्स हैं, एक मैंने आपका वाइवा लेना है। टोटल 7 चीजें हो गई। एक चीज आपकी क्लास पार्टिसिपेशन में, वो जो डे 1 से कह रही थी, जिसने क्लास टाइम पे ली है वो चीज अटेंडेंस मैंने रिकॉर्ड की हुई है, क्योंकि मुझे भी याद भी रहता है कि कौन बच्चा टाइम पे आता रहा है, कौन लेट आता रहा है, और किसको बुलाओ वो ऑनलाइन होके गायब होता जाता था। वो चीजें सारी उसके अकॉर्डिंग एक जो है वो 10 मार्क्स क्लास पार्टिसिपेशन के मिलेंगे आप लोगों को। जिसने होमवर्क टाइम पे सबमिट कराया वो सारी चीजें कंसीडर होके 10 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिल जाएंगे। 2 आपके 10 मार्क्स की असाइनमेंट, बाकी 4 क्विज और 1 वाइवा आपका, ठीक है? अभी किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ ले मेरे से। मैम चैप्टर 12 पर दोबारा क्विज कब होगा? चैप्टर 12 का आपकी चॉइस है। यस मैम। आप लोगों ने मेरा काम ये था कि मैंने एक एक क्विज आप लोगों का टाइम पे लेना था, यानी आप बर्डन डाले बिना मैंने आपको कह दिया कि कब देना चाहते हो दे दो। अब उसके बाद आपकी हिम्मत है, जब आप लोग सारे डिसाइड करो कि मैम ले लें क्विज तो मैं ले लूंगी। मैडम अगर नेक्स्ट वीक ऐसे संडे को आपने एक क्विज लेना है अभी 15 चैप्टर का चैप्टर और 15 उससे संडे को, ठीक है? वो दे लो। ठीक है। उसके और बाद बता देना ग्रुप में कि मैम अब चैप्टर 14 का ले लें। नेक्स्ट वीक में ही दे दो 14 का, इसलिए क्योंकि डब्ल्यू वालों को प्रॉपर एग्जाम देना पड़ेगा मल्टीवेरिएट का, उनका 3 आवर्स का एग्जाम है। तो इस वजह से एक दफा नेक्स्ट वीक तक एक एक चैप्टर सारा वन टाइम गो थ्रू करो कि वो लोग एग्जाम में इजीली प्रिपेयर कर पाए। चैप्टर 15 के बाद चैप्टर 14 का क्विज दो, उसके बाद उससे नेक्स्ट वीक में आप लोग दोबारा से जिस भी क्विज चैप्टर का कहोगे, या कलेक्टिवली सबका देना है या जिस तरह से भी करना है, वो फिर हम बाद में डिसाइड करेंगे कि कैसे आप लोग देना चाहते हो, ठीक है? ओके मैम। और मैम किसी ठीक हो गया चैप्टर मैम। चैप्टर 12 चैप्टर 13 का दोबारा होगा क्विज? अभी मैंने क्या बताया है अभी? मैम अगर जो क्विज़ दोबारा होंगे वो उसी उतने मार्क्स के होंगे ना? 10 मार्क्स पे ही होंगे बेटे जी। नहीं क्वेश्चन मार्क्स कम हो मार्क्स ज्यादा 13 का 7 का था। उससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ये आप होमवर्क इसीलिए दिया ना, होमवर्क करो हो जाएगी असाइनमेंट। असाइनमेंट नहीं मैंने देनी, वो सारे छापे ही लेके भेजते हो, एग्जैक्ट एक जैसी सबने लिख के भेजी हुई होती है, इसलिए असाइनमेंट का कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं होमवर्क देती हूँ, होमवर्क करो सब लोग अपना। सबमिशन के होमवर्क के मार्क्स होंगे, खुद प्रैक्टिस करो ताकि क्विज करना आसान हो, ठीक है? ये जो क्वेश्चंस बताए हैं वो करो, करके ग्रुप में भेज देना। ये वाले क्वेश्चन इनबॉक्स नहीं करने। सॉरी, अगर कोई बच्चा मैम क्वेश्चंस आपने अभी बताए ये ग्रुप में बस नंबर लिख के भेज दे, क्योंकि आपकी आवाज थोड़ी कट की थी। जिसको जिसको आवाज आई होगी वो बता देगा आपको, ठीक है? ठीक है मैम ये इसमें जो है मेरे व्हाट्सएप नहीं काम करता तो मैं आपको ईमेल कर देता हूँ, उधर आप चेक कर देती हैं। मैं जो ग्रुप में आप लोग मुझे भेजते हो ना, ईमेल में मत करना, क्योंकि ईमेल में ऑलरेडी असाइनमेंट्स पड़ी हुई हैं, वो आप लोगों की फिर मिक्स हो जाती हैं कि कौन सी असाइनमेंट है। इसलिए मैंने होमवर्क हमेशा आप लोगों को कहा है कि व्हाट्सएप ईमेल मत करो, व्हाट्सएप ग्रुप में कहा है। इनबॉक्स इसलिए नहीं कह रही कि जब आप मैम लोग मेरा व्हाट्सएप नहीं काम करता इसलिए मैंने नहीं किया हुआ उधर। हाँ मैं व्हाट्सएप नहीं काम कर रहा इसलिए मैं आपको ईमेल कर देता हूँ। मैंने पिछले भी होमवर्क सारे आपको ईमेल किए हैं। ठीक है हाशिर, आप व्हाट्सएप वो ईमेल कर देना, ठीक है? बाकी सब लोग मुझे ओके इनबॉक्स ही करेंगे, तो सॉरी व्हाट्सएप ही करेंगे। इनबॉक्स नहीं करना, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग होमवर्क भेजोगे। मैं देख लेती होती हूँ, जब जिसमें मुझे लगा कि मिस्टेक है तो वो मैं फिर आपको सही बता दूंगी, वरना अगर एक ने दो का होमवर्क देख लेती हूँ बीच में से, बाकी सबने भी वैसे ही छाप के भेजा हुआ होता है, तो इसका मतलब है कि सबका ही ठीक है, ठीक है? ठीक हो गया मैम। ठीक है मैम। खत्म हो गया। अब इसको
तो मैं मीटिंग एंड करती हूँ। अभी मुझे बताओ इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए आप लोगों को? यस मैम मैम एक चाहिए। एक बात कहनी थी। हाँ जी। मैम आप टीचर्स भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं पूरी कि हमें सही तरह कन्विंस किया जाए, पढ़ाया जाए, सब चीज़ें ली जाएं, और हम अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि असाइनमेंट सही करें। बात पे आओ, पॉइंट पे क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बस जितना कोशिश हो सके हमें अच्छे मार्क्स के साथ नेक्स्ट सेमेस्टर में हाँ जी पास कर दें। हाँ